आदित्य L1 ये नाम है इसरो के नए प्रोजेक्ट का, जो शनिवार 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सुबह 11:50 पर लॉन्च किया गया है। इसे लॉन्च करने के लिए पोलर सैटेलाइट व्हीकल PSLV C57 का प्रयोग किया गया है। चंद्रयान 3 की अपार सफलता के बाद यह इसरो का एक नया प्रोजेक्ट है जो उसने सूरज के नाम किया है। चांद के बाद अब इसरो सूरज से संबंधित कई तरह की जानकारी जुटाने के लिए अपने मिशन आदित्य L1 को पृथ्वी की सतह से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर भेज चुका है। आइए दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में इसरो द्वारा भेजे गए आदित्य L1 के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, इसरो द्वारा भेजा गया आदित्य L1 इंडिया का पहला सूर्य मिशन है और ये सूरज पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि अपनी पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद एक पॉइंट L1 मतलब लैग्रेंज पॉइंट 1 पर लगभग 4 महीने में पहुंचकर हेलो ऑर्बिट में घूमता हुआ लगभग 5 साल तक वहीं रहकर सूरज की जांच करेगा। इस तरह दोस्तों, ये एक स्पेसक्राफ्ट ना होकर एक ऑब्जर्वेटरी है जो सूरज के मुकाबले पृथ्वी के नजदीक होते हुए भी सूरज पर पैनी नजर रखेगा। आपको बता दें कि 2 खगोलीय पिंडों के बीच में एक गुरुत्वाकर्षणीय बल बनता है और अगर इस पॉइंट पर कोई सैटेलाइट ऑर्बिट मोशन पर पहुंचती है तो वहां उस सैटेलाइट का केंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से टकराकर शून्य हो जाता है, जिस वजह से यह सैटेलाइट वहां स्टेबल पोजीशन में आ जाएगी और बिना कोई मोशन या फ्यूल खर्च किए ये लंबे समय तक वहां टिकी रहेगी और सूरज की परिक्रमा करती पृथ्वी के साथ गोल गोल घूमती रहेगी। अगर यहाँ सूरज और पृथ्वी को 2 खगोलीय पिंडों के रूप में हम कंसीडर करें तो यहाँ पर 5 लैग्रेंज पॉइंट बनते हैं, जिनमें से हमारा आदित्य L1 पॉइंट में जाकर स्टेबल हो जाएगा। वहीं इस पोजीशन का दूसरा फायदा ये होगा कि यहाँ पहुंचकर हमारी सैटेलाइट कंटिन्यू सूरज और धरती का ऑब्जर्वेशन कर पाएगी, क्योंकि इसमें कोई ऐसी पोजीशन नहीं बनेगी जिसमें यह धरती और सूरज एक दूसरे के आड़ में आए और इस सैटेलाइट की आंखों से किसी भी पल इन दोनों की सेलेस्टियल बॉडीज का कोई भी मूवमेंट मिस हो पाए। इससे पहले भी दोस्तों, सोहो यानी कि सोलर एंड हीलियोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी, जो कि नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज द्वारा ज्वाइंट मिशन है, वो भी L पॉइंट पर ही प्लेस किया गया था। इन सभी पॉइंट्स में L1 और L2 धरती से सबसे करीब पॉइंट होने की वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसलिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को पॉइंट L2 पर ही स्पेस किया गया है, क्योंकि इस पॉइंट पर धरती सूरज को अपने पीछे रखती है, जिससे सूरज की रोशनी बीच में न आने की वजह से यह टेलीस्कोप अंतरिक्ष में कई मील प्रकाश वर्ष दूर आसानी से देख पाएगा। अब अगर बात सूरज की करें तो इसका व्यास धरती के व्यास से 109 गुना अधिक है। वहीं वजन में ये 3,33,000 गुना ज्यादा है। अंदाज के हिसाब से आपको बता दें कि 1.3 मिलियन पृथ्वी सूरज के ऊपर लगाई जा सकती हैं। वहीं धरती की तरह ही सूरज में भी अंदर तक कई परतें मौजूद होती हैं, जिसमें सबसे अंदर कोर मौजूद होती है, जिसमें वहां न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस ऊर्जा में बदल जाती हैं, जिससे ऊर्जा और रोशनी निकलती है। इसकी तपिश हमें पृथ्वी तक महसूस होती है। सूरज में मौजूद इस कोर परत का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। कोर के बाहर वाली परत को हम रेडिएटिव जोन कहते हैं। सूरज में होने वाले रेडियंस का 70% इसी रेडिएटिव जोन में बनता है। इसके बाद होती है कन्वेक्टिव जोन। यहां सूरज का बचा हुआ 30% रेडियंस बनता है। इसके बाद आता है सूरज का बाहरी हिस्सा फोटोस्फीयर, जिसे ज्यादातर हम सूरज की बाहरी सतह समझते हैं, लेकिन असल में यह सूरज की एटमॉस्फेयर की सबसे आखिरी परत होती है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न तरह की गैसेस और प्लाज्मा मौजूद होते हैं। इस जगह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाहर की परत को हम क्रोमोस्फीयर की परत कह सकते हैं, जहां सूरज का तापमान फिर से बढ़ जाता है और 6000 डिग्री सेल्सियस से 20,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ट्रांजिशन के बाद एक और परत कोरोना आती है। यहां पर भी बेहद गर्म प्लाज्मा मौजूद होता है, जिसका तापमान 1 लाख मिलियन सेल्सियस से 3 लाख मिलियन सेल्सियस होता है। अब क्या आपने गौर किया कि हमारे सूरज में अंदरूनी सतह सबसे गर्म होती है, जिसके बाद आने वाली बीच की सतह धीरे धीरे ठंडी होने लगती है
और बाहरी सतह यानी कि कोरोना लेयर आते आते हमारा सूरज तापमान की वजह से फिर से दहकने लगता है। इस बारे में कई वैज्ञानिकों द्वारा अंदाजा बतौर अपनी अपनी थ्योरीज दी गई हैं, लेकिन आज भी इसके बारे में किसी को सही जानकारी नहीं है, क्योंकि उनसे भी अभी तक सूरज की परतों में होने वाली इन बदलते तापमान की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। और अब जब भारत का आदित्य L1 सूरज पर नजर रखने के लिए यहां से उड़ान भर चुका है, तो शायद वो सूरज से जुड़े इन सवालों का जवाब भी हमें ढूंढ कर दे। अपनी पृथ्वी पर से सूरज की हमें केवल फोटोस्फीयर वाली परत दिखाई देती है, और अगर सूर्य ग्रहण जैसा कोई मूवमेंट आता है तब सूरज के चारों ओर हल्की लालिमा लिए जो रोशनी हमें दिखाई देती है, ये क्रोमोस्फीयर लेयर होती है। और अगर संपूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तब हमें केवल कोरोना लेयर नजर आती है। सूरज से गर्मी, रोशनी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, एक्स-रेज, गामा रेज, सोलर विंड बाहर निकलती है। इन सभी से कुछ फायदे हैं तो कुछ बड़े नुकसान होते हैं। सोलर विंड में चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का प्रवाह होता है जो हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करते हैं। जब हमें अपनी पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर नॉर्दर्न लाइट्स जैसे नजारे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सूरज से कभी कभी सोलर फ्लेयर्स भी निकलते हैं, जिनका जिक्र अक्सर ही हमारी साइंस फिक्शन फिल्मों में किया जाता है। अब दोस्तों जानते हैं कि आदित्य L1 आखिर सूरज के पास जाकर खोजने क्या वाला है। तो आपको बता दें कि आदित्य L1 सूरज की ऊपरी 3 परतों फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना, जिसे हम और आप क्रोमोस्फीयर भी कह सकते हैं, उसकी स्टडी करेगा। इस स्टडी के लिए वो लेकर जा रहा है अपने साथ 7 इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर कहें तो 7 पेलोड, जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इनमें पहला है VELC यानी कि विजिबल इनिशियल लाइन कोरोनाग्राफ। ये मास इंजेक्शन को स्टडी करने के साथ ही कोरोना लेयर की भी स्टडी करेगा। दूसरा है SEWIT सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम से सूरज की क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर लेयर की फोटोज लेगा। तीसरा है SOLEX सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। चौथा है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि हेलियोस। ये सोलर फ्लेयर से निकलने वाली रेस को स्टडी करेगा। पांचवा है एस्पेक्स यानी कि आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। और छठा है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। यह अंतरिक्ष में मौजूद सोलर विंड की स्टडी करेगा और वहां की सारी रिपोर्ट्स भेजेगा। और सातवां है मैग्नेटोमीटर या कहें तो मैग। ये L1 पॉइंट पर मौजूद सभी मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी के साथ ही मेजरमेंट भी करेगा। दोस्तों इन 7 पेलोड्स में से 4 पेलोड हमारे सूरज के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, वहीं बचे 3 पेलोड पॉइंट L1 और उसके आसपास की स्टडी करेंगे। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सूरज की जानकारी लेने के लिए हमें अपनी धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर जाने की आखिर जरूरत क्या है। तो इसके लिए आप ये जान लीजिए कि हमारी धरती पर मौजूद वायुमंडल सूरज से आने वाली कई तरह की रेस को हमारी पृथ्वी तक आने से रोक देता है, जिसकी वजह से हम उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ रहकर नहीं ले सकते हैं। लेकिन सूरज की स्टडी के लिए हमें अपनी धरती के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलना ही होगा, और यही काम करने के लिए आदित्य L1 हमारी पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर जा रहा है। दोस्तों इससे पहले भी सूरज के बारे में जानकारी पाने के लिए कई मिशन अंतरिक्ष में भेजे जा चुके हैं। साल 2018 में नासा द्वारा पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया गया था, जो सूरज की कोरोना लेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में गया था। इसके अलावा 2020 में नासा और USA द्वारा संयुक्त रूप से एक ऑर्बिटल को भी सूरज के पास भेजा गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भी सूरज की विस्तृत जानकारी पाना था। और अब हमारा आदित्य L1 यह एक बहुत बड़ा मिशन लेकर गया है। उम्मीद करते हैं कि हमारा आदित्य L1 अपने इस मिशन में पूरी तरह कामयाब होगा। और साथ ही उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।